और मेरे भाई लोग कैसे हो। स्वागत है तुम्हारा स्वॉलोड स्टार की एक और नई वीडियो में। उम्मीद है तुम सब एकदम बढ़िया और मजे में होगे। तो चलो फिर बिना किसी देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं। तो यारो, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे जुइका और पर्पल बेल किंग ने मिलकर लूफिंग को फंसाने का प्लान बनाया था। इसी चक्कर में उन दोनों ने 6 रियल प्रिजन भी चालू कर दिया था। और भाई साहब, जैसे ही वो फुल पावर पर एक्टिवेट हुआ, चारों तरफ भयानक धमाके होने लगे। तभी अपना लूफिंग भी बाहर आ गया और आते ही उसने अपने किंग 1000 इल्यूजन से स्पेस में दरारें डालनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ होंगबिंग अलायंस वाले भी लूफिंग पर पूरी नजर बनाए हुए थे। वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि इस बंदे ने हमारी सारी शर्तें पूरी कर दी हैं, अब लगता है ये हमारे अलायंस का हिस्सा बन सकता है। फिर हमने देखा कि लूफिंगो 6 रियन प्रिजन को तोड़कर टार फैंटेसी किंग की मदद से वहां से तुरंत निकल जाता है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत होती है होंगमोंग सिटी के काउंसिल हॉल से, जहां सारे बड़े लोग लूफिंग की लड़ाई का वीडियो एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें परमिशन ही नहीं मिल रही थी। तभी उनमें से एक बोलता है, अरे मैंने तो सिस्टम को पहले ही बोल दिया था कि हमें एक्सेस चाहिए, तो फिर यह दिख क्यों नहीं रहा है। सब लोग फिर से अप्लाई करते हैं, लेकिन उनकी एप्लीकेशन फिर से रिजेक्ट हो जाती है। किसी को भी लूफिंग की लड़ाई का एक्सेस नहीं मिल पा रहा था। ये देखकर एक बंदा हैरान होकर कहता है, भाई इस वर्ल्ड मास्टर की सिक्योरिटी इतनी हाई कैसे है कि हम में से कोई भी इसे देख नहीं पा रहा है। तभी एक और बंदा बोलता है, सब लोग ध्यान से सुनो, इस बंदे की सिक्योरिटी क्लियरेंस खुद क्यूरियोसिटी के लॉर्ड ने पर्सनली सेट की है, और अगर हमें इस सेक्टर लॉर्ड को अपने हंगमेंग अलायंस में लेना है तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सुनते ही सब लोग मान जाते हैं और किसी को कोई एतराज नहीं होता। अब सीन बदलता है और हम अपने लूफिंग को देखते हैं, जिसने फिर से ढेर सारा कीमती सामान इकट्ठा कर लिया था। तभी अडोका को कुछ मिलता है, जिसे देखते ही लूफिंग फट से उसे अपने पास खींच लेता है और कहता है, अरे वाह, इसे कहते हैं किस्मत का डबल डोज। यकीन नहीं हो रहा कि मुझे यान गॉड कैन का दूसरा मेटल प्लेट भी मिल गया। प्लेट मिलते ही लूफिंग उसके अंदर घुसना शुरू कर देता है और एक एक लेयर तोड़ते हुए सीधा उसकी गहराई में पहुंच जाता है। वहां उसे वही पुराने जमाने के टेक्स्ट दिखते हैं। वो सबको इकट्ठा कर लेता है और फिर बोलता है, मैंने सारी जानकारी निकाल ली है और इस बार जो जानकारी मिली है वो पहले से कहीं ज़्यादा तगड़ी है। और तो और, जो नेमलेस स्क्रिप्चर था उसके कई खोए हुए हिस्से भी मुझे मिल गए हैं। इसका मतलब ये है कि अब मैं अपना सेकेंड इवोल्यूशन शुरू कर सकता हूँ। लूफिंग आगे बताता है कि जब वो पहली बार इवॉल्व कर रहा था तो उसकी ह्यूमन बॉडी की ताकत डबल हो गई थी। इतना ही नहीं, गोल्डन हॉर्न बीस्ट की पावर भी 1.5 गुना बढ़ गई थी। वो सोचता है, मैं ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि इस बार मेरी ताकत कितनी बढ़ेगी। चलो इस कबाड़ में देखते हैं और क्या काम का सामान मिलता है। ये सुनते ही अडोका और बवाता दोनों उस ढेर में कूद पड़ती हैं और ढूंढ ढूंढ कर कीमती चीजें निकालने लगती हैं। जैसे ही बवाता के हाथ एक चीज लगती है, लूफिंग हमें बताता है कि नाशी लोगों से मिले खजाने में कुछ बहुत ही नायाब चीजें भी थीं, और उनमें से एक ये ड्रीमलाइट डिवाइन इनहेरिटेंस क्रिस्टल था, जिसकी कीमत बहुत ही ज्यादा मानी जाती है। इसके बाद लूफिंग अपने सेकेंड एवोल्यूशन को कल्टीवेट करने में लग जाता है और पूरा फोकस उसी पर डाल देता है। वो बताता है कि इससे उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ 6 गुना बढ़ गई थी। साथ ही उसने सक्सेसफुली 10वां ब्लड लू क्रिस्टल भी फ्यूज कर लिया था, जिसके बाद वो ब्लैक लू कॉन्टिनेंट का लेजेंडरी ब्लैक वॉरियर बन गया। मतलब भाई, लूफिंग की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि देखकर मजा ही आ गया, और उसने अपनी नई ताकत को टेस्ट करके भी दिखाया। इसी बीच होंगमिंग अलायंस के कुछ लोग उससे बार बार मिलने आने लगे। वो लोग उसे होंगमिंग अलायंस में बुला रहे थे, जिसे सबसे ताकतवर ह्यूमन अलायंस भी कहा जाता है। तभी लाल कपड़ों में किंग ये चैन भी आता है और लूफिंग को अलायंस ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है। लूफिंग भी मान जाता है और आखिरकार होंगमिंग अलायंस का मेंबर बन जाता है। वो बताता है कि इस अलायंस में बहुत पावरफुल लोग हैं, साथ ही उसकी पहचान छुपी रहे इसके लिए क्यूरियोसिटी के लॉर्ड ने पहले से इंतजाम कर रखा था। कहानी ये बनाई गई कि लूफिंग जोहोंग कॉन्टिनेंट में पैदा हुआ है और उसकी उम्र 3000 साल है। तभी अडोका मजे मजे में आकर उसका नाम सी किंग सक्सेस रख देती है और जोर जोर से हंसने लगती है, लेकिन बवाता उसके सिर पर एक लगाती है और उसका नाम मैड किंग इमलॉटल रख देती है। पर लूफिंग कहता है, मुझे जल्द से जल्द और मेहनत करनी होगी ताकि मेरी असली ताकत किंग लेवल तक पहुंच सके, तभी मैं अपने मास्टर की बनाई हुई इज्जत रख पाऊंगा। इसके बाद लूफिंग नेमलेस स्क्रिप्चर को और ज्यादा पढ़ने लगता है, जिससे उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ 6 गुना और बढ़ जाती है। ब्लैक वॉरियर की ताकत भी 10 गुना बढ़ जाती है और 20 गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के पहले लेयर की पावर भी बहुत ज्यादा हो जाती है। कुल मिलाकर उसकी पावर 120 गुना सेक्टर लॉर्ड जितनी हो जाती है, जो आर्मर फ्यूजन की लिमिट से भी ज्यादा थी।
इसके साथ ही लूफिंग अपनी बॉडी को दूसरी चीज़ों से भी फ्यूज़ करने लगता है, जिससे उसकी ह्यूमन बॉडी की ताकत और बढ़ने लगती है। और अब उसके पास किलिंग विंग्स भी थे, जिसकी मदद से वो अपनी सेक्टर लॉर्ड वाली ऑरा को छिपाकर किंग लेवल की कॉम्बैट पावर हासिल कर सकता था। सीन बदलता है और हम यूरोपा में बाहु हॉल के गेट पर पहुंचते हैं, जहां अपना लूफिंग भी पहुंच गया था। वो बताता है कि ये अलायंस बहुत पावरफुल है, लेकिन ज्यादा दिखावा नहीं करता। इसका दबदबा तो 5 ग्रेड पावर्स से भी ज्यादा है। लूफिंग आगे कहता है, जब मैं हजारों साल की ट्रेनिंग कर रहा था तो मैंने इसके बारे में बहुत सी अफवाहें सुनी थी, पर इसे कभी पास से देखने का मौका नहीं मिला था। लूफिंग जैसे ही गेट पर पहुंचता है, एक आवाज आती है, यान, हमारे अलायंस में तुम्हारा स्वागत है। इसके बाद लूफिंग आखिरकार अंदर पहुंच जाता है और वहां का नजारा देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। हम हंगमंग सिटी की गलियों का सीन देखते हैं, जहां खचाखच भीड़ थी। तभी एक रोबोट आकर लूफिंग को स्कैन करता है, उसका स्वागत करता है और बताता है, हमारी अलायंस सिटी 3 हिस्सों में बटी हुई है, आउटर सिटी, इनर सिटी और हंगमिंग अलायंस हॉल। वो रोबोट आगे बताता है कि अलायंस के लोगों को उनकी ताकत के हिसाब से 7 लेवल में बांटा गया है। मतलब 1 से 3 स्टार वाले वॉरियर आउटर सिटी में रहते हैं, 4 से 6 स्टार वाले इनर सिटी में, और जो मेन हंगमिंग हॉल है वो 7 स्टार या उससे ऊपर वालों के लिए है। वो ये भी कहता है, ये जगह हमारे अलायंस के लोगों के लिए बातचीत करने के लिए है, तो प्लीज आपस में लड़ाई मत कीजिएगा। इसके बाद लूफिंग आगे घूमना शुरू कर देता है, जहां उसकी मुलाकात स्टार फैंटेसी किंग से होती है। वो समझ जाता है कि ये भी इसी अलायंस की मेंबर है, लेकिन स्टार फैंटेसी किंग लूफिंग को पहचान नहीं पाती, पर उसकी ऑरा कुछ जानी पहचानी लगती है और वो कहती है, पता नहीं क्यों तुम्हारी ऑरा मुझे कुछ फेमिलियर लग रही है, क्या हम पहले मिल चुके हैं? लूफिंग सोचता है कि उसे नहीं बताना चाहिए कि वो सिल्वर विंग किंग है, पर इससे पहले कि वो कुछ बोलता, पीछे से कोई उसे दबोच लेता है। वो कोई और नहीं बल्कि किंग ये शैन था, जो लूफिंग को देखकर कहता है, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। साथ ही वो बताता है कि स्टार फैंटेसी किंग उसकी बहन है, और फिर अपनी बहन को भी बताता है कि ये वो जीनियस है जिसे हमारे अलायंस ने हायर किया है। इसके बाद ये लोग मिलकर आउटर सिटी घूमने लगते हैं। किंग ये शैन बताता है कि आउटर सिटी में 30 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं, जो अलग अलग जातियों से हैं। ये सुनकर लूफिंग को बहुत अच्छा लगता है और उसे यकीन नहीं होता कि ऐसी भी कोई जगह है जहां हर जाति के लोग बिना किसी भेदभाव के इतने प्यार से रहते हैं। स्टार फैंटेसी किंग उसे बताती है, यहाँ आकर तुम्हें महसूस होगा कि यहाँ बाहरी दुनिया जैसा कोई झगड़ा नहीं है। फिर वो आसमान के तारों के बारे में बताते हुए कहती है, मैंने सुना है कि यहाँ का हर एक तारा एक बहुत बड़े और पावरफुल इंसान को दिखाता है, और जब भी कोई पावरफुल बंदा आता है तो एक और तारा चमकने लगता है। इसका मतलब है कि इनमें से एक तारा तुम्हारा भी है। थोड़ी देर बाद ये लोग लूफिंग को एक 7 कलर की स्मोक वाइन ट्राई करने को कहते हैं। उसे देखकर ही लूफिंग का मुंह बन जाता है और वो कहता है, ये तो मेरी नज़र में जहर है, मेरे एक दोस्त ने इसे पीने से मना किया है। असल में लूफिंग अपने जहर के बारे में बात कर रहा था, लेकिन उन लोगों के जोर देने पर लूफिंग उसे चख लेता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। ये देखकर स्टार फैंटेसी किंग और उसका भाई दोनों लूफिंग का मजाक उड़ाने लगते हैं, और ये तीनों वहाँ बहुत अच्छा टाइम बिताते हैं। सीन बदलता है और हम होंगे सिटी के आउटर यूबाओ हॉल में। एक ट्रेजर पवेलियन देखते हैं। उसे देखते ही किंग ये लूफेंग को बताता है कि ये जो तुम ट्रेजर पवेलियन देख रहे हो, ये यहाँ की सभी ट्रेजर शॉप्स में सबसे बेस्ट है, और इसका मालिक होंगमिंग हॉल का ही एक मास्टर है। ये लोग यूबा हॉल के अंदर जाते हैं, जहाँ पहले से ही बहुत भीड़ थी। यहाँ किंग ये चन अपने एक पुराने दोस्त हेवन किंग से मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। किंग ये उसे गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार बच जाता है और फिर पूछता है, किंग ये चन, क्या तुम भी यहाँ उसी क्राउड फंडिंग ट्रेजर ऑक्शन के लिए आए हो जिसके लिए मैं और बाकी सब आए हैं? किंग ये चेन कहता है, नहीं, मैं तो अपने एक नए दोस्त को यहाँ जगह घुमाने आया हूँ। इसके बाद वो लूफेंग को सबसे मिलवाता है और बताता है कि ये यांगजैन है, जो होंगमंग अलायंस का नया मेंबर है। वहाँ सभी लोग उसी ट्रेजर ऑक्शन के लिए आए थे और बहुत एक्साइटेड लग रहे थे। ये लोग वापस अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन लूफेंग के दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर ये क्राउड फंडिंग ट्रेजर ऑक्शन क्या चीज है। वो स्टार फैंटेसी किंग से पूछता है कि ये क्राउड फंडिंग ट्रेजर ऑक्शन क्या है। वो बताती है कि ये आजकल एक बहुत पॉपुलर तरीका है। इसमें दुकान का मालिक बहुत ही हाई क्वालिटी और महंगे खजाने सबके सामने रखता है, लेकिन 10,000 लोग मिलकर इसे खरीद सकते हैं। वो सारे 10,000 लोग जो इसके लिए इकट्ठा होते हैं, बस अपने अपने हिस्से का पैसा देते हैं। मतलब अगर किसी चीज की कीमत 1,000 रुपए है तो 10,000 लोग 1-1 रुपया देंगे। इसके बाद रैंडमली किसी एक बंदे को चुना जाता है और उसे वो पूरा खजाना दे दिया जाता है।
मतलब ये खजाना किसी को भी मिल सकता है, बस किस्मत अच्छी होनी चाहिए और इसके लिए ज्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ते। ये सुनकर लू फेंग भी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि ये तरीका तो बहुत मजेदार है। तभी लू फेंग को अपने सामने एक चीज दिखती है जिसे देखकर वो रुक जाता है और कहता है कि पता नहीं क्यों ये मुझे सोल्जर पर्ल आर्मर जैसा लग रहा है। इसके बाद लू फेंग और उसके दोस्त उस आर्मर के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें उसके बारे में जानकारी मिलती है। उसे पढ़ते ही लू फेंग समझ जाता है कि ये सच में फ्लेम गॉड रेस का है। इसी बीच किंग ये लू फेंग को नोटिस कर लेता है और कहता है कि जो तुम देख रहे हो वो सच में बहुत कमाल की चीज है। ये आर्मर का सेट चमत्कारी है। ये गोल्डन आर्मर इतना जबरदस्त है कि इसकी मदद से फिजिकल और सोल अटैक को 90% तक कम किया जा सकता है, पर मुश्किल ये है कि इसे काबू करना बहुत मुश्किल है। साथ ही इसका साइज और शेप पूरी तरह से फिक्स हो चुका है जिसे बदला नहीं जा सकता। ब्लैक फीनिक्स किंग ने इस गोल्डन आर्मर को अपनाने के लिए अपनी इमॉर्टल बॉडी को पूरी तरह से बदल दिया था, जिससे उसकी ताकत बहुत कमजोर हो गई थी और फिर उसे एक बहुत खतरनाक लड़ाई लड़नी पड़ी थी। किंग ये चेन बताता है कि इस आर्मर की कीमत बहुत ज्यादा है। 50 मिलियन चाउटिक यूनिट्स भी इसके आगे कुछ नहीं। इसी वजह से इसे कोई नहीं खरीदता है। लू फेंग उस गोल्डन आर्मर को बहुत ध्यान से देख रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि इसे अपनी बॉडी में फ्यूज करने के लिए नेमलेस स्क्रिप्चर की साधना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग तो बस इसकी कमियों को देखकर ही हार मान जाते थे। वो सोचता है कि लेकिन मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। नाशी लोगों से मिले सारे रिसोर्सेज इसे खरीदने के लिए काफी होंगे। मुझे उस रेयर इनहेरिटेंस क्रिस्टल को बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास सब कुछ है, अब बस मुझे इसे किसी भी तरह खरीदना है। और फिर जब सबका ध्यान इधर उधर था तभी अचानक लू फेंग बोलता है, वेटर, मैं इस गोल्डन आर्मर को खरीदना चाहता हूँ। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। भाई, इस कबाड़ के लिए तुम इतने पैसे कैसे दे सकते हो? क्या तुमने सुना नहीं कि इसकी कितनी बड़ी कमी है? पर सेलर की तो चांदी हो जाती है। वो तुरंत लू फेंग के पास आता है और सेकंड्स में सारी डील पक्की कर देता है। तभी बाकी लोग आकर लू फेंग पर फूल फेंकने लगते हैं क्योंकि उनके हिसाब से किसी ने बरसों पुराने इस गोल्डन आर्मर को, जो यहाँ पड़े पड़े जंग खा रहा था, बहुत अच्छी कीमत पर खरीद लिया था। स्टार फैंटेसी किंग और उसका भाई भी हैरान थे कि आखिर लू फेंग के दिमाग में चल क्या रहा है। इसके बाद लू फेंग वापस अपने मिलिट्री बेस आ जाता है जहां वो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लूटा हुआ सामान सौंप देता है। फिर वो बताता है कि जो गोल्डन आर्मर मैंने खरीदा है वो कल तक मेरे पास आ जाएगा। गोल्डन हॉर्न बीस्ट 30 साल तक नेमलेस स्क्रिप्चर के दूसरे हिस्से की प्रैक्टिस करता है, जिसके बाद लू फेंग बताता है कि 30 साल की प्रैक्टिस के बाद आखिरकार वो गोल्डन आर्मर को एक्टिवेट कर पाया। साथ ही उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी होने लगता है और उसके माथे पर गॉड रेस की भाषा में किंग लिख जाता है। ये देखकर बाबाटा कहती है कि तो फिर हम इसे किंग आर्मर कह सकते हैं। लू फेंग बताता है कि गोल्डन आर्मर की वजह से गोल्डन हॉर्न बीस्ट की पावर वर्ल्ड मास्टर से 10,000 गुना बढ़ चुकी है, जो किंग लेवल के पीक तक पहुंच गई है। और अब अगर मेरे पास ये है तो मुझे येन सैक्रिफाइस कॉन्टिनेंट वालों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कहानी आगे बढ़ती है और लू फेंग बताता है कि इसके बाद वो वापस येन सैक्रिफाइस कॉन्टिनेंट गया जहां उसने कुछ दोस्त बनाए और उसकी इज्जत भी बढ़ गई। उसके सबसे करीबी दोस्त किंग स्टार फैंटेसी और उसका भाई थे। उसे ये भी पता चला कि एक सैक्रिफाइस टावर को खोलने के लिए 6 टोकन की जरूरत पड़ेगी, पर उसे दूसरा टोकन अभी तक नहीं मिला था। इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ घूमता रहा ताकि टोकन के बारे में कोई सुराग मिल सके। ये लोग फ्लेम कॉन्टिनेंट के बाहर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद किंग ये कहता है, चलो अपनी गुफा में चलते हैं, वहाँ कुछ बात करनी है। जैसे ही ये लोग गुफा में पहुंचते हैं, लू फेंग कहता है, बताओ क्या बात करनी है। तभी वो बंदा एक चीज निकाल कर दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ। उसे देखकर स्टार फैंटेसी किंग और लू फेंग चौंक जाते हैं और कहते हैं, ये तो एक टोकन है। स्टार फैंटेसी किंग पूछती है, भैया आपको ये टोकन कहाँ से मिला? जिस पर किंग ये चैन बताता है, मैंने इसे जर्क नाम के एक बंदे से छीना था। जैंग, चलो अब तुम अपना टोकन दिखाओ, देखते हैं कि हमें इससे क्या सुराग मिलता है। जैसे ही लू फेंग अपना टोकन बाहर निकालता है, दोनों टोकन आपस में मिलकर एक एनर्जी बनाने लगते हैं और तेजी से उड़ने लगते हैं। ये देखकर स्टार फैंटेसी किंग भी अपनी पावर का यूज करती है और ये लोग तेजी से उन टोकन्स का पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते ये लोग एक रहस्यमयी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां स्टार फैंटेसी किंग कहती है, ये तो एक सैक्रिफाइस टावर है।
हमने सच में एक सैक्रिफाइस टावर ढूंढ लिया। लूफेंग अपने दोस्तों के साथ वहां उतरता है और कहता है, यकीन नहीं होता कि ये सैक्रिफाइस टावर तब से हमारे सामने था, लेकिन डिवाइन पावर डिटेक्शन इसे महसूस नहीं कर सका। तभी वहां एक के बाद एक बाकी लोग भी आ जाते हैं। उन्हें देखते ही लूफेंग कहता है, ये लोग तो ह्यूमन रेस के पीछे पड़े हुए हैं। इसके बाद लूफेंग घूमकर एक अटैक करता है जिससे वहां मौजूद सारे लोग मारे जाते हैं। स्टार फैंटेसी किंग भी ये देखकर हैरान थी। एक स्पीयर जाकर दूसरे बंदे को लगता है और उसकी बॉडी लगभग खत्म होने वाली थी, लेकिन मरने से पहले वो सबको कहता है उन्हें ये चीज लेने मत देना, जिसके बाद वो भी मारा जाता है। लेकिन स्टार फैंटेसी किंग उस टोकन को उठाते हुए कहती है, चिंता मत करो, हम तुम्हारा बदला जरूर लेंगे। तभी वहां एक बहुत पावरफुल बंदा आने लगता है। उसे देखकर किंग ये चैन कहता है, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। वो उसकी पावर को महसूस करते हुए कहता है कि ये किंग चैन जिन है, जो येन सैक्रिफाइस कॉन्टिनेंट में बहुत फेमस है और उसके पास पीक किंग लेवल की कॉम्बैट पावर है, जो हमसे एक लेवल ऊपर है। इसके बाद वो बंदा अपने बाकी चमचों के साथ आता है और बड़ी कूल एंट्री मारता है। उसकी पावर से ही आसपास की जमीन कांपने लगती है। हम जुइका और पर्पल बेल किंग को भी देखते हैं, जो उसी के पास आकर खड़े हो जाते हैं। जुइका लूफेंग से कहता है, अगर तुम यहाँ हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास बाकी के 2 टोकन हैं और अब जो नया मिला है, अगर तुम उसे भी जोड़ लो तो तुम्हारा सेट पूरा हो जाएगा। ये कहते ही वो लूफेंग पर हमला कर देता है और लूफेंग और उसके साथी भी लड़ने लगते हैं। लड़ाई के बीच में लूफेंग कहता है, मैं जुइका से लड़ चुका हूँ जो मैकेनिकल रेस का है। बाकी 2 लोगों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता और मुझे नहीं लगता कि ये किसी से सीधे बदला लेने का सही समय है। ये सुनकर किंग ये चैन और स्टार फैंटेसी किंग दोनों हाँ में सिर हिलाते हैं और वे मिलकर कंबाइंड अटैक करते हैं। जवाब में मैकेनिकल रेस के बाकी लोग भी उन पर हमला करते हैं, लेकिन जैसे ही दोनों अटैक आपस में टकराते हैं, एक बहुत बड़ा धमाका होता है। किंग ये उस बंदे के सामने खड़ा होकर कहता है, अगर हम जबरदस्ती लड़ते हैं तो तुम्हारी और हमारी पावर बराबर है और मुझे पता है कि अगर हम ऐसे ही भिड़ते रहे तो कोई भी पार्टी खुश नहीं होगी और ना ही किसी को कुछ मिलेगा। तभी किंग ये के पीछे से स्टार फैंटेसी किंग और लूफेंग भी बाहर आते हैं और किंग ये कहता है कि क्यों ना हम दोनों हाथ मिला लें और मिलकर उस सैक्रिफाइस टावर को ढूंढें। और दोस्तों, इसी के साथ हम देखते हैं कि दोनों टीमें आमने सामने खड़ी हैं। अब आगे क्या होगा ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है कि तुम सबको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।